दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं विकासपुरी आउटर रिंग रोड पर। आप देख सकते हैं ये विकासपुरी आउटर रिंग रोड का आर्य समाज मंदिर है और इस आर्य समाज मंदिर में आज 25 जून निर्जला एकादशी वाले दिन इस वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया है मंदिर। और साथ में यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ग्रीनरी का भी वृक्ष पौधे वगैरह भी लगाए गए हैं। एक पौधा माँ के नाम करके कई सारे लोगों ने पौधे किसी मिट्टी में लगाए हैं। ये जो कक्ष आप देख रहे हैं प्रधान राजेश त्यागी जी से, आइए इस सिलसिले में बात करते हैं। बोलो स्वामी दयानंद महाराज की जय। आज की निर्जला एकादशी के अवसर पर कार्य हो रहा है और अब हम चाहेंगे कि हमारे क्योंकि सबसे वरिष्ठ हमारे आदरणीय ओपी अरोड़ा जी और हमारे आदरणीय सरीन साहब, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वो आचार्य जी के साथ मिलकर के इसका शुभारंभ करें। जो बोले तो वैदिक धर्म की जय। बोलो महर्षि दयानंद की जय। सब महापुरुषों की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्राणियों में सद्भावना हो। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम आउटर रिंग रोड आर्य समाज मंदिर में बैठे। कोई भी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज 25 जून को निर्जला एकादशी है। 365 दिन में भारत में ये सबसे पवित्र पर्व में से एक माना जाता है जिसमें प्यासे को पानी पिलाने की व्यवस्था होती है। एक दिन तकरीबन आप मान के चलिए कि ये वो पर्व है जिसमें तकरीबन जगह पे बहुत हजारों सैकड़ों करोड़ों लोग जो है वो प्यासे को पानी पिलाते हैं एक दिन। ये त्यागी जी है, ये दानेश त्यागी जी है, इस आर्य समाज मंदिर के। ये निर्जला एकादशी एक दिन मना के राजी नहीं हुआ, ये 365 दिन मनाना चाहते हैं। इन्होंने आज यहाँ पर निर्जला एकादशी वाले दिन लोग बाग प्याऊ लगा रहा है, कल के बाद वो गायब हो जाएंगे। ये हाथ से गायब नहीं हुआ। यह इन्होंने आज जो प्याऊ लगाया हुआ वो 365 दिन राहगीरों को, मुसाफिरों को, मजदूरों को, हर व्यक्ति, हर प्यासे व्यक्ति को सर्दी गर्मी में पानी देगा। त्यागी जी, लोग बाग तो एक ही दिन मनाते हैं और फिर अगले दिन छुट्टी। आपके मन में कैसे आया कि पूरे 365 दिन होना चाहिए? ठीक है सर, ये हमारे मन में नहीं आया, इसके पीछे प्रेरणा होती है जी। और कोई भी कार्य ऐसा होता है जिसकी प्रेरणा मिलती है उसके लिए दूसरे व्यक्ति को हमें हमेशा सम्मान देते रहना चाहिए। हमारे आर्य समाज में एक प्याऊ पहले से थी, हम तो उनका भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने उस समय लगाई होगी। और एक प्याऊ क्या होता है कि वो 20 लीटर की है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आधा घंटा पानी ठंडा मिल गया तो फिर गर्म मिलता है, क्योंकि रेगुलर काम होता है। लेकिन जब ये दानी व्यक्ति ने हमें ये प्याऊ का प्रपोजल दिया तो ये 80 लीटर की है। इसका मतलब ये कि 2-2.5 घंटे हमारे को ठंडा पानी अवेलेबल रहेगा। तो इस तरीके से जब उन लोगों ने हमें प्याऊ लगाने के लिए कहा तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हालांकि हमने उन्हें किसी और पर्पस के लिए हमने उनसे आग्रह किया था कि आप हमारे समाज में कुछ सहयोग दें, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये हमें प्रपोजल दिया जिसे हमने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। और आज उसका परिणाम ये है कि आपके सामने इसका शुभारंभ हुआ है। और वो सज्जन यहाँ उपलब्ध भी नहीं थे, उसके बावजूद भी हमारे सारे लोगों ने इनका उद्घाटन हुआ और शामिल हुए। तो ये जो आप कह रहे हो 365 दिन, तो ये 365 दिन वास्तव में 365 दिन सब लोगों को ठंडा पानी पीने का अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों का, अपने समाज के सदस्यों का, संरक्षकों का और उन दानी महानुभावों का हृदय से आभार और धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर दरवाजे पे वो प्याऊ देख के आते जाते लोग उसका तो वो सिर्फ आर्य समाज मंदिर की जो फैमिली है या लोग हैं, पदाधिकारी हैं, काम करने वाले, उन्हीं के लिए या सभी लोगों के लिए, इसके उसके अमीर गरीब सबके लिए? देखिए साहब, आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो नारा देती है मनोभाव। अगर आप ईसाई शब्द में जाएंगे तो वो कहते हैं बाइबल पढ़ो, आप मुसलमानों में जाएंगे तो वो कहेंगे कुरान पढ़ो। लेकिन केवल आर्य समाज ऐसा है, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में चलने वाला एक समाज ऐसा है जो कहता है मनोभाव, मनुष्य बनो, यानी इंसान बनो। तो जब मनुष्य बनो की भावना आ जाती है, और हमारे ऋषि दयानंद का तो कहना यह है
कि भाई इस आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वो संसार का उपकार करना है, तो उसमें कोई इस तरह की कोई और चीज है ही नहीं सिवाय इस बात के कि संसार का उपकार करना और मनोभावी इंसान बनना, अच्छा इंसान बनना। तो उसी का परिणाम यह है कि ये सबके लिए ओपन है, कोई भी आवे, हिंदू आवे, मुसलमान आवे, सिख आवे, ईसाई आवे, मनुष्यता सर्वोपरि रहनी चाहिए, उसी का पालन आर्य समाज करता है। मैं दर्शकों को बता दूं कि हम जिस मंदिर में बैठे हैं, आर्य समाज मंदिर में बैठे हैं, इसे दिल्ली के लगभग 300 से भी ज्यादा आर्य समाज मंदिर में सबसे सौंदर्य पूर्ण मंदिर होने का खिताब मिला। लेकिन सिर्फ इमारत की भव्यता और सुंदरता ही नहीं, कुछ और भी चीजें हैं जो इसे सुंदर बनाती है। वो है चिकित्सालय। यहाँ पे एक मिनी चिकित्सालय, पॉलीक्लिनिक आप उसे कह सकते हैं। विभिन्न वैरायटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर बैठते हैं जो गरीब गुरबों दुखियारों परेशान रोगियों का इलाज करते हैं। चिकित्सालय के बारे में, डिस्पेंसरी के बारे में बताइए। देखिए साहब, हमारा जो चिकित्सालय है ये उर्मिल सतपाल मेहता धर्मार्थ चिकित्सालय है। हमारे एक बहुत पुराने समाज के सदस्य होते थे, वरिष्ठ सदस्य होते थे, बड़े दानी महानुभाव होते थे, तो उनके नाम से संस्था है, ये चिकित्सालय है। उर्मिल उनकी वाइफ थी और सतपाल मेहता जी जो थे वो हमारे समाज के सदस्य थे, तो उनके नाम से चल रहा है। और आज वर्तमान में हमारे एनपी मलिक साहब बैठे हुए हैं लेफ्ट हैंड में, तो ये उर्मिल सतपाल मेहता धर्मार्थ चिकित्सालय के चेयरमैन है और इनके नेतृत्व में ये सारे कार्य होते हैं। और हमारे यहाँ पर लगभग ऑर्थो के डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन हैं, हमारे यहाँ गायनोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, हमारे यहाँ होम्योपैथी की सुविधा है, हमारे यहाँ डेंटल की सुविधा है। तो ये सारी सुविधाओं को हम अपने समाज की तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं और अपना इलाज कराते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुखद लगता है। कोई भी मंदिर या कोई भी भवन अगर आप खड़ा करें, मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे आप उसमें कोई भी सुविधा शुरू कर दें, बढ़िया मार्बल टाइल लगा लें, कुछ भी, जब तक ग्रीनरी नहीं होगी, जब तक अच्छे तरीके से पेड़ पौधों का मनमोहक वातावरण नहीं होगा, बात अधूरी रह जाएगी। ग्रीनरी को, हरे भरे वातावरण, हरियाली को लाने के लिए क्या कदम उठाते हैं? देखिए, हरियाली को लाने के लिए ये होता है कि हमारी बहुत पहले हमारे ललित चौधरी जी कभी यहाँ समाज के प्रधान हुआ करते थे, तो उन्होंने एक नाम रखा था सुमन वाटिका। अच्छा। हालांकि सुमन का मतलब होता है सुंदर पुष्प भी है, एक दो परिभाषाएं होती है सुमन वाटिका, तो उसकी दो डेफिनेशन है। तो एक डेफिनेशन तो मैंने बता दी कि सुमन का मतलब ये होता है पुष्प, फूल, और दूसरा हो गया सुमन अहलुवालिया। अब सुमन अहलुवालिया जो है ये हमारे समाज की जो उद्यान समिति की प्रभारी है, इसमें हमने अभी पिछले 2-3 महीने 1 महीने पहले इनको ये प्रभार दिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि इनको नॉलेज है इस चीज की। देखिए, कोई भी चीज होती है, जब तक आपके पास उसकी विशेषज्ञता नहीं होगी तब तक आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान, आप सोचो थोड़ा सा डॉक्टर बन जाऊं, थोड़ा सा इंजीनियर बन जाऊं, थोड़ा सा मम्मी का अच्छा बेटा बन जाऊं, थोड़ा सा पापा का अच्छा बन जाऊं, थोड़ा सा वकील बन जाऊं, आप कुछ नहीं बन पाएंगे, आप जीरो हो जाएंगे। आप विशेषज्ञता हासिल करिए किसी भी एक सब्जेक्ट में। तो उसी प्रकार से, क्योंकि ये रेलवे से रिटायर्ड है, क्लास 1 अफसर रही हैं, हमने जब इनको इनकी योग्यता के आधार पर इनको प्रभार दिया, और जब से हमने इनको प्रभार दिया है तो हमने ये महसूस किया है कि माली को लेकर के आना, माली को ये बताना कि तुम ये पुष्प हटा दो, ये लगा दो, ये ऐसे बढ़ेगा, ये वैसे बढ़ेगा, ये ऐसा आकार लेगा, ये वैसा आकार लेगा। तो इनकी विशेषज्ञता के आधार पर हमने महसूस किया 2 महीने में कि धीरे धीरे, आपने देखा होगा ये सामने हमारे कॉरिडोर जो है, ये इसमें कितने सुंदर पौधे लग गए हैं, कलरफुल लग गए हैं। जब आदमी को एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो उसको आंखों में अच्छा लगता है, ग्रीनरी दिखाई देती है, और पौधे तो जीवन देते हैं। तो सरकार का भी हमारी उद्देश्य है, हमारा भी मानवता के नाते उद्देश्य है कि हम पेड़ बचाएं, पौधे लगाएं। सरकार भी चाहती है तो हर समाज भी चाहता है। तो उसी कड़ी में हमारी सुमन अहलुवालिया जी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये जो हरियाली आप देख रहे हैं ये सब इन्हीं के द्वारा प्रदत्त है। तो मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये त्यागी जी हैं, ये प्रधान जी हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले इस मंदिर में 40 साल पुराने, 50 साल पुराने इस मंदिर में अचानक इनके मन में विचार आया, अचानक आई रिपीट कि लिफ्ट होनी चाहिए, और 2 सेकंड नहीं लगे, कुछ घंटे नहीं लगे, इतने ज्यादा रुपए इकट्ठा हो गए जो लिफ्ट के लिए पर्याप्त मात्रा में थे। इनकी एक बड़ी बढ़िया बात है, खुद कुदरत भी इन पे मेहरबान है, ये फैसला कर लेते हैं, इच्छा रखते हैं मंदिर की भलाई के लिए मुझे ये कदम उठाना है, अपने आप ही। अब टीम त्यागी जी क्या माना जाए, मतलब ये आप ही का कारनामा है या टीम वर्क है? देखिए सब, हर चीज के पीछे मैंने कहा कारण होता है, प्रेरणा होती है। हमारे ललित चौधरी जी प्रधान थे, मैं मंत्री था उस समय, तत्कालीन समय में। तो एक सज्जन हमारे समाज के आए और उन्होंने कहा कि भाई मेरी पत्नी जो है वो यशशाला में नहीं चढ़ सकती, या तो आप यशशाला को नीचे ले आइए, अच्छा,
या आप कुछ प्रबंध करिए, नहीं तो मैं समाज नहीं आऊंगा। जब उन्होंने ये बात रखी तो हमारे ललित चौधरी जी बड़े समझदार थे, उन्होंने विचार विमर्श किया, हम लोगों ने मीटिंग की और हम लोगों ने ये तय किया कि क्योंकि हमारी आर्य समाज की जो गौशाला है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, जबकि जनरली आर्य समाज की जो होती है गौशाला है वो ग्राउंड फ्लोर पर होती है, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर थी और हमारे दिलों में मान्यता है उस चीज की, हमारे बड़े ने बुजुर्गों ने उसको बहुत सोच के समझ करके ये ऊपर बनाया था। तो हम लोगों ने, मैनेजमेंट ने उस समय निर्णय लिया कि हम लिफ्ट बनाएंगे और उन लोगों को सुख देंगे जो चढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते थे जो आधा आधा घंटा लगा देते ऊपर सीढ़ियों में चढ़ने में, सीनियर सिटीजन होते थे। तो अब हमने क्या किया कि हमने मन बनाया कि हम लिफ्ट बनाए, हमने मीटिंग की, तो हमने अनाउंस जिस दिन किया और जिस दिन हमने यहाँ भूमि पूजन किया उसी दिन हमारे पास जो है लोगों ने, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 10,000, इस तरीके से लोगों ने हमें दान दिया और हमने उसी दिन ऐलान किया कि हम आगामी 30 अप्रैल को इसका उद्घाटन करेंगे, यानी 1 महीने के बाद। और हमने 1 महीने के बाद इस लिफ्ट का उद्घाटन उसी डेट में किया जिस डेट में हमें करना। तो ये मैं कहता हूं कि आप कोई भी कार्य करें उसके पीछे आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपकी संकल्प शक्ति होनी चाहिए, तो कोई भी काम आसान हो जाता है जब टीम भावना। अब आप देखो कि जितने सारे लोगों ने सहयोग दिया, किसी ने 20,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 25,000 दिया, तो जिन लोगों ने दिया मैं तो उनके नतमस्तक हूँ, उन लोगों की वजह से आज उन लोगों को सुख मिल रहा है जो सोचते हैं कि भाई मैं आर्य समाज में जाऊंगा तो मुझे सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी, तो मैं लिफ्ट से चला जाऊंगा। तो मैं उन लोगों को भी नमन करता हूं जिन लोगों ने सहयोग किया, मैं उन लोगों को भी नमन करता हूं जिन्होंने प्रेरणा दी। तो ये लिफ्ट जो बनी है ये इस कारण से बनी। हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में तकरीबन गर्मी का बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है, बहुत ज्यादा भयंकर बढ़ गया। 80 के दशक में तो ये रिवाज शुरू से रहा कि मई जून की छुट्टियां पड़ती थी तो बच्चों को ननियाल भेज दिया जाता था। ये रिवाज अब धीरे धीरे कम इसलिए होता चला गया कि एसी आ गए, अब लोगों ने घरों में एसी लगाना शुरू कर दिया। 80-90 के दशक तक इतने एसी नहीं होते थे, जब घरों में एसी लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई भवन या धार्मिक स्थल पे भी लग सकते हैं। एसी के विषय में बताइए। देखिए सर, एसी वैसे तो हमारे आर्य समाज के हॉल में एसी है, हमारे कार्यालय में एसी है, हमारे मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं उनमें एसी लगे हुए हैं, लेकिन यज्ञशाला में एसी लगाना बड़ा चुनौतीपूर्ण था। चुनौतीपूर्ण इसलिए था क्योंकि यज्ञशाला में यज्ञ होता है, उसके बाद लोग बाहर चले जाते हैं, मतलब बाहर निकल करके आ जाते हैं, और किसी भी यज्ञशाला में मैंने आज तक अपने जीवन में एसी नहीं देखा। वो तो नीचे खुले में होती है। तो अब क्या हुआ कि चूंकि 1 घंटे का प्रवचन होता है, हमारा यज्ञ होता है मान लो 8 से 9, 1 घंटा, और 1 घंटा हमारा प्रवचन होता है, तो उस प्रवचन को सुनने की शक्ति प्रदान करना भी हमारा दायित्व है। लोगों के मन में विचलित ना हो कि भाई यार हम गर्मी में बैठेंगे परेशान हो जाएंगे, तो उनके मन में शांति प्रदान करने के लिए हमारे मन में ये विचार आया कि अगर हम यज्ञशाला में एसी लगा देते हैं तो 1 घंटा यज्ञ के बाद हम 1 घंटे का जो प्रवचन होगा, सत्संग होगा, उसको लोग आसानी से सुन सकेंगे, उनकी समझ में आ सकेगा। तो ये सोचते हुए हमने इस कदम आगे बढ़ाया। एक एसी लगाया, एक एसी लगाया। पहले हमने एक राजकुमार अग्रवाल जी जो स्टार जनता एक्सरे जो है उसके मालिक हैं, तो एक दिन हमने कार्यालय में उनको बुलाया था, हमने तो आग्रह किया, उन्होंने कहा ठीक है आप एक एसी लगाओ, तो उन्होंने तुरंत हमारे को 51,000 रुपये का चेक काट के दी। उसके बाद दूसरा एसी हमने लगाया, तो हमने धीरे धीरे लोगों से कहा भाई आप जो भी सहयोग करें, तो किसी ने 5,000, किसी ने 6,000, किसी ने 2,000, किसी ने 3,000, इस तरीके से सहयोग दे, तो दूसरा एसी लग गया। अब एक और एसी हमें लगना है, तो हम सोच रहे हैं कि शायद ये तीसरा, हाँ, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल चिल्ड वातावरण हो जाएगा। जब हम आप कोई काम कर रहे हैं तो फिर उसको दिल से करिए। रिक्वायरमेंट 3 की है लेकिन 2 भी सफिशिएंट है, तीसरा भी हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो एसी के पीछे हमारा ये मोटिव था। अंतिम बातों की तरफ आते हैं। थोड़ा यज्ञशाला के विषय में दर्शकों को बताइए। 40 साल पुरानी यज्ञशाला के अब जब घुसते हैं वातावरण तो ऐसा लगता है जैसे सच में ताजमहल के वातावरण में घुस गए। अच्छे टाइलिंग पत्थर, बहुत बेहतरीन सा जो सजावट, उसके विषय में थोड़ा बताएं। देखिए उसके पीछे भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रेरणा उन लोगों की है जिन लोगों ने समाज को डेवलप किया, समाज को बनाया। उन लोगों ने उस समय सोच समझ करके शाला ऊपर बनाई थी, और मुझे लगता है कि पूरे 40 साल पहले वो कितने बड़े प्लानर रहे होंगे कि जिन्होंने ये सोचा होगा कि हम इस शाला को ऐसा बनाएं जिसमें 100 लोग कैपेसिटी हो बैठने की। मुझे नहीं लगता कि पूरी दिल्ली के जितने आर्य समाज हैं उसमें 100 लोगों के या 90 लोगों के बैठने की स्थिति हो
कि जहां बैठ करके वो सत्संग सुन सके। हमारे पास इसको मीटिंग हॉल भी कह सकते हो, सत्संग हॉल भी कह सकते हो, और इसमें छोटी मोटी सभा भी हो सकती है। तो ये मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूँ जिन लोगों ने इस समाज को बनाया, उनका ऋणी रहेगा ये आर्य समाज सदैव। और मेरे जैसा व्यक्ति जो सारी सुविधाओं को भोगने के बाद इस कुर्सी पर बैठा है, मैं तो नमन करता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने एक एक रुपया जोड़ करके, 25-25 पैसे जोड़ करके तसला, गारे का तसला अपने सर पर रख कर, अच्छा, गारे का तसला अपने सर पर रख करके, पैसे नहीं होते थे सर। अब से 40 साल पहले कहाँ पैसे होते थे सर, कहाँ। अब तो हम लोग परवाही नहीं करते, अब तो 10,000, 20,000, 50,000 से कम की बात ही नहीं करते। 11 लाख तुरंत जुड़ गए थे यार इसी के तो लिए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें बना बनाया समाज मिला। अगर हम इस समाज को केवल मेंटेन कर लें, यही शायद हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और जब से मैं प्रधान बना हूं, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि इन बड़ों ने जो भी ये बना करके दिया है, इसको अगर हम मेंटेन कर लें तो शायद हम अगली पीढ़ी को कुछ दे करके जाएंगे। यही अगली पीढ़ी को मेरा मतलब संदेश रहेगा कि वो इस समाज को उसी तरीके से मेंटेन करे जिस तरीके से हमारे बड़ों ने जिस भावना से बनाया। और आज हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी अगर इसको इसी तरह से मेंटेन करेगी तो ये सदा सदा के लिए आज समाज फलता फूलता है। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं कि तकरीबन यहाँ आने वाले लोग ये इस तरीके के नौजवान तो ज्यादा से ज्यादा 25% होते हैं। मेरी उम्र के सीनियर सिटीजन लोग ज्यादा होते हैं। अब सीनियर सिटीजन वाली बात करते हैं तो आजकल दिल्ली के वातावरण में जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द या इस तरीके की चीजों की परेशानी आती है। आर्य समाज मंदिर सिर्फ यही नहीं समझता है कि पानी पिलाना है और मंदिर की टाइलों को सही रखना, वो ये भी समझता है कि आने वाले लोगों के शारीरिक दर्द का भी ध्यान रखना है। जिस्मानी दर्द का ध्यान रखते हुए फिजियोथेरेपी का जो आपने स्थापना करी उसके विषय में बताएं। देखिए, इसके पीछे भी एक प्रेरणा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी कार्य बिना प्रेरणा के नहीं हो सकता। ये फिजियोथेरेपी, जब मैं समाज में करीब करीब 25 साल पहले दाखिल हुआ था, तो एक बहुत टूटी सी बिल्डिंग होती थी फिजियोथेरेपी के नाम पर यहाँ पर। हालांकि जिस समय बनाई गई होगी उस समय बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई होगी, हम आज उसको टूटा फूटा जरूर कह रहे हैं, लेकिन उस समय जिन लोगों ने फिजियोथेरेपी का निर्माण किया होगा वो अपने सोर्सेज के हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से किया होगा, तो उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार क्या हुआ कि हमारे पास एक बहुत बड़े दानी महानुभाव आए। उन्होंने कहा, साहब मैं अपने पिताजी की स्मृति में आपकी फिजियोथेरेपी में कुछ करना चाहता हूँ। वो योगेश अग्रवाल जी थे। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं, अपने शंकर राव। उनके साथ संपर्क हुआ और उनके साथ संपर्क होने के बाद उन्होंने कहा, साहब मैं जो भी आप मुझे कहेंगे, दिशा निर्देश देंगे, मैं वो करूंगा, लेकिन मैं करूंगा अपने डायरेक्शन में, मैंने अपने तरीके से करूंगा। आप मुझे नक्शा बना करके दे दीजिए। अच्छा। आप मुझे जो है सब कुछ कर। हमें भी ये लगा कि हम भी अपने व्हाइट कलर को व्हाइट कलर रखना चाहते हैं, हम भी क्यों दाग में पड़े कि भाई साहब किसी ने 10 रुपए कम कर दिए या 10 रुपए ज्यादा खा लिए या क्या कर लिया, इस तरह की चीजें क्रिएट ना हो। तो हमने उन्हीं के ऊपर ये सौंप दिया कि इस फिजियोथेरेपी का निर्माण आप ही अपने स्तर से कराएं, ये हमारा नक्शा है, ये हमारी जगह है। तो मैं आपको उनकी अनुपस्थिति में उनका धन्यवाद करता हूं, योगेश अग्रवाल जी का, कि उन्होंने 2 मंजिल की फिजियोथेरेपी हमारे को बना करके दी, सारी सुविधाओं से सज्जित करके दी। और आज हमारी फिजियोथेरेपी पश्चिमी जिले के अंदर, यानी पूरे वेस्टर्न दिल्ली के एरिया में नंबर 1 पर आती है। ऐसी संसाधन, ऐसी मशीनें, ऐसे उपकरण और किसी समाज की या आसपास के एरिया में नहीं है जो हमारे पास है मशीनें उपलब्ध। तो हमारे फिजियोथेरेपी के चेयरमैन हमारे वरिंदर सिंह अहलुवालिया जी बैठे हुए हैं, तो ये फिजियोथेरेपी का सारा प्रभार देखते हैं। और जब से इन्होंने इस कार्य को संभाला है तो हम चिंता मुक्त हो गए हैं और बड़ा अच्छा तरीके से सिस्टमेटिक चीजें हो रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं और हमारी चीजें भी बढ़ रही हैं और हमारा नाम भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए मैं वालिया साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इनके नेतृत्व में ये चीजें चल रही हैं आगे। तो ये इसके पीछे कारण है और सारी सुविधाओं से हमारी फिजियोथेरेपी युक्त है। कोई ऐसी मशीन नहीं है जो हमारे पास ना हो। हमारे पास डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर नीरज हैं और उनकी जो जितने भी असिस्टेंट हैं वो भी 13 साल पहले डॉक्टर नीरज का अपॉइंटमेंट मतलब मुझे ही करने का मौका मिला था। 14 साल पहले। डॉक्टर साहब को 13 साल 14 साल हो गए और आज तक कोई शिकायत फिजियोथेरेपी के मामले में हमें प्राप्त नहीं। अब थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई आंखों से जरा सा दिखना कम हो गया है तो प्रॉब्लम है, तो हम धीरे धीरे सोच रहे हैं कि और थोड़ा सा डेवलपमेंट करते हुए 1-2 डॉक्टर्स को और उसमें एड ऑन करें। तो ये हमारा
फिजियोथेरेपी करते हैं। जब हम दिल्ली की सड़कों पे चलते हैं तो ट्रकों के पीछे आमतौर पे लिखकर नजर आता है कि करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। मुझे यहाँ पे लगभग वैसा ही दृश्य नजर आ रहा है। चाहे जी उस टीम को क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस मंदिर को चाहे सबसे सौंदर्यपूर्ण मंदिर बनाना हो या सबसे सुविधापूर्ण मंदिर बनाना हो या आकर्षक बनाना हो, जिन्होंने सहयोग दिया प्रधान जी को, आपको? देखिए, मैं तो पहले भी यही बात कहता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ और इसको बात को हमेशा दोहराता रहूंगा। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि कोई भी एक व्यक्ति कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अगर वो ये समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो उसके अंदर अहंकार आ गया, वो जल्दी ही उसकी समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। कोई भी कार्य सब लोगों के सहयोग से होता है। अगर ये नंबर 1 आया है तो मुझे मालूम है कि उसके पीछे 10-10 लोग लगते थे, 10-10 लोग इस राउंड लेते थे और वो देखते थे क्या कमी रह गई है, क्या और होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो धीरे सारे लोग बताते थे, फीडबैक मिलता था और हम उसको एग्जीक्यूट करते थे। उसी तरीके से मंदिर का हर कोना, हर पार्ट, जितने भी हमारे अधिकारी वाले हैं, जितने भी हमारे इस मंदिर के लोग हैं, जितने भी हमारे सदस्य लोग हैं, सब लोग अपने अपने सजेशंस देते हैं। सब लोग हमारे हमारे को अपनी अपनी गाइडेंस में हमारे को अपने भाव बताते हैं और हम इतना करते हैं कि जो सजेशंस हमें सर्वोपरि लगते हैं, सबसे अच्छे लगते हैं, उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए मैं अपने जितने भी हमारे अधिकारी हैं, हमारे उप प्रधान जी हैं, हमारे महामंत्री जी हैं, हमारे मंत्री जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, हमारे संरक्षक गण बैठे हुए हैं, हमारी सारी सेवाएं हैं, उन सब के अधिकारियों को मैं नतमस्तक होकर के धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो सदैव स्वस्थ रहें और इसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें। देखिए, प्रधान तो आज मैं हूं, कल और कोई और होगा, अधिकारी कोई आज कोई है, कोई और होगा, लेकिन अपने जीवन में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, जिस कार्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप उस कार्य को बड़े निष्ठा के साथ, लगन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे तो उस कार्य में सफलता न मिले ऐसा संभव नहीं। आर्य समाज मंदिर के पुस्तकालय की सब पुस्तकालय जो है ये हमारा बहुत पुराना पुस्तकालय है। हमारे जो बड़े थे ना, वो बड़े समझदार थे। उन्होंने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो हम ये सोचते हैं कि हमें कर लेनी चाहिए। हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो चीज चल रही है, हम कोई नया नहीं कर रहे हैं। तो पुस्तकालय जो है हमारा, ये बहुत पहले फर्स्ट फ्लोर पर होता था। अच्छा, 40 साल पहले? हाँ जी, 40 साल पहले क्या, आपसे 20 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल पहले। तो ऊपर जब होता था और हम लोग जब ये इसको रीडेवलप कर रहे थे समाज को, आपने देखा होगा हमारा उधर का रूम बना, वो बना, ये ऑफिस बना, ये सारा नया कंस्ट्रक्शन है। उस समय तो आप प्रेजेंट रहे हैं। तो हमें लगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऊपर से मतलब ऊपर जाते हैं, चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, तो दिक्कत होती है। क्योंकि हमारे इसमें जो पुस्तकालय है, अब जैसे हमारे बैठे हुए विपिन चंद्र सरीन जी, ये हमारे वर्तमान में पुस्तकालय अध्यक्ष। अच्छा। इससे पहले भी ये पुस्तकालय को देखते थे क्योंकि इनका किताबों में रुचि है। अच्छा। क्योंकि ये बहुत बड़े उसमें दूरदर्शन में बड़ी अच्छी पोस्ट पर रिटायर हुए हैं, तो इनकी पुस्तकों में भी रुचि है, इनकी पढ़ने में भी रुचि है, पढ़ाने में भी रुचि है। और सही मायने में अगर आप मुझसे पूछें तो ऋषि दयानंद जो कहते हैं ना कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना, नहीं पढ़ना तो सब लोग पढ़ते नहीं है और सब लोग पढ़ाते नहीं है, ये दोनों काम कर रहे हैं। ये पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, यानी लोगों को सिखाते हैं। अच्छा। तो उसी तरह से हमने जब से इनको पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया था, तो इन्होंने पुस्तकालय को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है और पुस्तकालय को हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे लेकर के आए हैं। और आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, आप जरूर देखिएगा उसको, पुस्तकालय को। बहुत अच्छा सुंदर पुस्तकालय है हमारा, सोफे लगे हुए हैं, हमारे जो लोग आते हैं वो बैठ सकते हैं वहां पर, किताबें लेकर के पुस्तकालय अध्यक्ष से पढ़ सकते हैं, इशू करा करके ले जा सकते हैं। अच्छा। तो सारी सुविधाएं हमारे पास, मैक्सिमम किताबें जो हमारे वैदिक विचारों से संबंधित हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास इस्लामिक चीजें भी मिल जाएंगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने एक वाक्य कहा था कि भाई अगर आप दुनिया को समझना चाहते हैं तो अच्छे और बुरे दोनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस्लाम को नहीं समझोगे तो उसकी अच्छाई और बुराई को आप कैसे आंक पाएंगे। तो महर्षि देव दयानंद जी ने जब ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका की रचना की थी और जितने ग्रंथों की रचना की थी, उससे पहले उन्होंने सारे चीजों को विस्तृत स्टडी किया था और उसके बाद उनका एनालिसिस करके उसको अपने सत्यार्थ प्रकाश जैसे पुस्तक में, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, संस्कार विधि में, है गोकर्ण निधि में, इन सारी पुस्तकों में उसको रचित किया है।
तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आर्य समाज जो है वो केवल एक पुस्तकालय नहीं चलाता, आर्य समाज केवल एक चिकित्सालय नहीं चलाता, आर्य समाज संस्कार देने का प्रणेता है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के वाक्यों में अगर कहा जाए तो मनोरभव इंसान होना प्लस संस्कारवान होना, ये दो वाक्य महर्षि देव दयानंद ने जोड़ दिए हैं। तो आर्य समाज अपने विचारों में सर्वोपरि है। उसके जैसा विचार आपको दुनिया में किसी का भी विचार नहीं मिलेगा जैसा आर्य समाज का विचार। आप जब चाहें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं 2 घंटे इस पर डिस्कस कर सकता हूँ, आर्य समाज के सिद्धांतों के बारे में, आर्य समाज के विचारों के बारे में, आर्य समाज के संगठन के बारे में। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है अंतिम समय में कि भाई आर्य समाज जो है वो एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में नंबर 1 पर है और नंबर 1 पर रहेगी। और आर्य समाजों में आर्य समाज बाहरी रिंग रोड नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। नमस्कार। आर्य समाजी बनने के ऊपर, एक तो ये आर्य समाजी बनते ही लोग बागों की शराब की लत टूट जाती है। आपका बच्चा या घर में कोई भी शराबी वराबी हो ना, तो वाकई से आर्य समाज कहीं भी भेजे, आप देखेंगे कि सच्ची में आदत छूट जाती है। और दूसरा, सीरियलों ने आग लगा रखी है सास बहुओं में, यहाँ नहीं होता। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे सास बहु बड़े प्रेम से साथ में बैठी थी। आपके घर में भी अगर ऐसा तो यहाँ पे भेज दिया करें, हल्का वो टॉपिक फिर कभी। अब आ जाते हैं हम ऊपर बनाए। हाँ, एक बात और बता दूं, ज्यादातर मंदिर या जो भी धार्मिक स्थल होते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वगैरह, सब अपने धार्मिक कार्यों के लिए होते हैं। यहाँ पर आर्य समाज में सिर्फ इसी बात पर नहीं ध्यान दिया गया कि सिर्फ धार्मिक गतिविधियां, ये शैक्षिक गतिविधियां भी हो। आईएएस की तैयारी करते हुए बच्चों के लिए भी यहाँ पे एक लाभल बहुत चीज खड़ी करी गई है। उसके बारे में बताएं, जो बच्चों को यहाँ पे आईएएस वगैरह की परीक्षा देनी हो तो सुविधा दी जाती है। देखिए, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने जो अपने जो ग्रंथ लिखे हैं ना, उसमें एक बात लिखी है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास होना चाहिए। ठीक जी, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक ये विकसित विकास होना चाहिए। तो जब सामाजिक गतिविधियां होती हैं तो सामाजिक गतिविधियां अलग होती हैं। हमने बताया कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें होती है, चिकित्सा संबंधित सुविधाएं हैं, उनके बारे में अलग बताया। वो सामाजिक गतिविधियां होगी। राजनीतिक गतिविधियां बिल्कुल ही अलग हो गई हैं। लेकिन जो सामाजिक गतिविधियां हैं, शैक्षिक उन्हें आप कह सकते हो, सामाजिक गतिविधियां कह सकते हो, जो आर्य समाज का जो एक ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। तो जो गुरुकुल आपने कहा, तो हमारे यहाँ हमारा सौभाग्य है कि हमारा जो आर्य विकास प्रतिभा संस्थान है, दिल्ली प्रतिनिधि आर्य सभा, जो हमारी जो हेड काउंसिल है हमारी यूपी की, दिल्ली की, तो उन्होंने एक सभा बनाई है जिसमें करीब करीब पूरी दिल्ली के 70-80 से 90 बच्चे उसमें शामिल होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं बच्चे। तो उसमें हमारे पास 3 बच्चे अभी उपलब्ध हैं। अभी हमारा आईएएस का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है। अच्छा। लेकिन इंटरव्यू में वो रह गया है। और इसी तरीके से और 2 बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं अपनी काफी मेहनत से, और करीब करीब 4-5 साल हमारे को गुरुकुल को चलाते हैं। हम इसको गुरुकुल बोलते हैं। आर्य समाज जो है वो इन बच्चों का निर्माण करता है, उनकी जो फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड कराता है। उनके लिए हमने एसी की व्यवस्था की हुई है। उनके लिए भोजन जो है वो हमारी काउंसिल की तरफ से आता है। हम लोग बाकी चीजों को कोई शुल्क लिया जाता है? नहीं, कोई शुल्क नहीं होता। एकोमोडेशन कोई शुल्क लिया नहीं, नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता एकोमोडेशन। बल्कि इसकी मैं आपको जानकारी दे दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे एग्जाम होता है, उस एग्जाम में जितने भी बच्चे हों वो चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर जो बच्चे आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको रास्ता बताएंगे और उनको एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के लिए कोशिश करेंगे कि वो एंट्रेंस एग्जाम दें और उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। यानी उनका खर्चा जो भी होगा वो सारा हमारी दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा उठाएगी। अच्छा। पर्टिकुलरली आर्य समाज बाहरी लोग तो केवल इतना करता है कि उन बच्चों को यहाँ पे जो फैसिलिटीज चाहिए, जैसे उनके लिए एसी अरेंजमेंट करना, उनके लिए कोई और पानी की व्यवस्था करना, कुछ और इस तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध कराना, ये आर्य समाज करता है। लेकिन बाकी चीजें जो हमारी दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, वो उसकी तरफ से होती है। खाना उनका वहीं से आता है। अच्छा। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि जैसे 15 बच्चे तो रहते हैं आपके हरिनगर में, 3 बच्चे हमारे यहाँ पर हैं, 3 बच्चे हमारे इसके डी ब्लॉक विकासपुरी में है, तो राजौरी गार्डन में है, इसमें पश्चिम बिहार में है। सब जगह पूरी दिल्ली के करीब करीब 70 से 80 बच्चे आज की डेट में हमारे यूपीएससी की तैयारी आर्य समाज की ओर से कर रहे हैं। तो ये आर्य समाज जो है, जो शैक्षिक क्षेत्र में भी इस तरह से काम कर रहा है। गौशाला जो है उसकी भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमें मिली थी। उसके लिए अगर आप मुझसे दिली भाव से जानना चाहेंगे तो करीब करीब
4-5 साल पहले हमारा एक प्लान बना था कि हम गौशाला बनाएंगे। उसके बाद वो हमारा प्लान पोस्टपोन हो गया। कुछ लोगों का विचार होता है, वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो उस समय ये हुआ कि भाई गंदगी हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएगी, दीमक लग जाएगी, इस तरह की चीजें आई, तो हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर चींटी से भी काम ले लेता है। इस चीज को जीवन में हमेशा याद रख लेना चाहिए, काम लेता है ईश्वर ही। हमने सारी व्यवस्थाएं करके छोड़ दी थी, गौशाला दिमाग में थी, लेकिन एक दिन इत्तेफाक से हमारी रेणु त्यागी जी बैठी हुई है, मंत्री है महिला समाज की, तो ये गुरुकुल में उस समय प्रभारी थी गुरुकुल में। तो इन्होंने हमसे कहा कि भाई गुरुकुल में कुछ गाय हैं, अगर आप चाहो तो गाय ले लो। तो हमने डालते रहे, करते रहे। फिर हमारे सूर्यकांत मिश्रा जी जो वर्तमान में हमारे महामंत्री हैं, और उस समय ये उप मंत्री होते थे, तो हमने मिश्रा जी से पूछा, भाई मिश्रा जी आप क्या आया? फिर हमने जो उनका खाने का स्थान होता है वो बनवाया, यानी गाय पहले आ गई और गौशाला बाद में। तो ये उसके पीछे ये प्रेरणा रही, और वो गौरी और नंदिनी के नाम से हमारे समाज में आज भी हैं, और उसका फायदा हमें आर्थिक रूप से भी मिलता है कि हमारी आय भी बढ़ती है उससे। प्लस लोग जो इधर उधर जो जाते थे वो गौशाला में आते हैं, तो कम से कम गौशाला में आते हैं तो हमारी गौशाला में भी आते हैं, वो हमारे डॉक्टर्स की जो फैसिलिटीज है उनको भी देखते हैं, तो उसका भी लाभ हमें प्राप्त होता है और हमारा प्रचार प्रसार होता है। वर्तमान में कितनी? वर्तमान में हमारे पास 5 गाय हैं और 2 बछियां हैं, एक बछिया है और एक बछड़ा है। तो इस तरह से हमारी डिपार्टमेंट के विषय में बताइए। देखिए, विवाह संयोग एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है सर। आज की डेट में अगर आप देखें तो पहले जो माहौल होता था बड़े हमारे समय का, जब हम जवान होते थे, तो हमारे बड़े बुजुर्ग रिश्ते करा दिया करते थे। उनको मालूम होता था कि भाई इनका लड़का है, उनकी लड़की है, तो वो रिश्ते करा दिया करते थे। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखें, ये सबसे चैलेंजिंग और टफ जॉब हो गया। अच्छा। हाँ, आज की डेट में बच्चों के रिश्ते करना और कराना सबसे टफ जॉब हो गया। आर्य समाजियों के लिए भी, आर्य समाजों के लिए भी, सारे समाज के लिए हो गया ना। ये लोग तो मिलते रहते हैं ना हाँ, आपस में। लेकिन अब इसमें ये हो गया है खास बात कि हमारे समाज में काफी टाइम से विवाह संयोग सेवा के नाम से ये हमारा डिपार्टमेंट है। कितने वर्ष पहले ये प्रारंभ करा गया? ये मेरे ख्याल से शायद नहीं, ये तो 40-30 साल से है। ये 30 साल से चल रही है, करीब करीब 30-40 साल से, जो हमारे बड़े बुजुर्गों की देन है सर। ये हम लोगों का इसमें कुछ नहीं है सर। आपके प्रधान बनने से पहले डिपार्टमेंट? सर मैं तो प्रधान अब बना हूँ। ये डिपार्टमेंट 40 साल से, जब वो समाज की स्थापना हुई है उसके 2-4 साल के बाद ही उन्होंने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने विवाह संयोग सेवा, गुलाटी जी होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, हमारे जीडी गुलाटी संरक्षक होते थे। मैंने क्या कहा आपको कि उन लोगों ने, वो बड़े दूरदर्शी थे सर, उन लोगों ने हर विषय पर गंभीरता से विचार किया, और गंभीरता से विचार करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट किया है, बिना संसाधनों के एग्जीक्यूट किया है। मैं बार बार ये दोहराऊंगा, बिना संसाधन, मैं बार बार ये दोहराऊंगा कि मेरे जैसा सौभाग्यशाली प्रधान तो हो ही नहीं सकता कोई भी, जिसके पास सारे संसाधन होने मिले हैं उसको बैठे हुए। लेकिन जिन लोगों ने, मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा, जिन लोगों ने बगैर किसी संसाधन के इस समाज को आगे बढ़ाया, ऊंचाई पर ले गए। इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है, ये डालेश त्यागी ने नहीं बनाई है। ये अगर इस डालेश त्यागी ने तो सिर्फ इतना किया होगा कि इसमें थोड़ा सा काम करा दिया होगा, पेंट करा दिया होगा, पुताई करा दी होगी, थोड़ा सा मेंटेन कर दिया होगा। ये उन लोगों की देन है, उन लोगों का मैं ऋणी भी हूँ। ये पूरा आर्य समाज उन लोगों का ऋणी है और सदैव रहेगा। और हम सबको ये चाहिए कि उन सब लोगों को जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको हमेशा नतमस्तक होकर के याद करते रहे, स्मरण करते रहे, धन्यवाद करते रहे, ताकि उनकी आने वाली जो पीढ़ियां कभी समाज में आए तो वो ये महसूस कर सके कि हाँ, हमारे आर्य समाज में बड़ों का लिहाज होता है, बच्चों का लिहाज होता है, बड़ों को अच्छी मतलब बड़ों का मार्गदर्शन मिलता है, छोटे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, संस्कार दिए जाते हैं। तो विवाह संयोग सेवा भी इसी संस्कार से जुड़ी। क्या रूल एंड रेगुलेशन है उसके? यहाँ के रूल्स रेगुलेशन ये हैं कि जैसे हमारे यहाँ प्रधान बैठे हुए हैं विवाह संयोग सेवा के ईश्वर लाल जी वर्तमान में, तो ये क्या करते हैं, और सरिता जी थी, बहुत सारे लोग थे, अब वर्तमान में ये यहाँ पर जो लड़के शादी करना चाहते हैं, लड़कियां शादी करना चाहती हैं, उनके पेरेंट्स शादी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आते हैं और हमारे इनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर उनके बायोडाटा ले लिए जाते हैं। अच्छा। उनके बायोडाटा को एक्सचेंज किया जाता है। एक मामूली सी रजिस्ट्रेशन फीस है हमारी 300 रुपया साल की, 400 रुपया।
तो वो हम ले लेते हैं, सिर्फ नाम मात्र के पैसे हैं और हम उन लोगों को प्रोवाइड कराते हैं उनकी जो योग्यताएं हैं। भाई आपको अच्छा लड़का चाहिए तो ये हमारा बायोडाटा है, ये लड़की चाहिए तो ये बायोडाटा है, तो वो लोग एक्सचेंज करते हैं और उसका लाभ लेते हैं। तो ये हमारी सुविधाएं हैं, इसके लिए मैं हमारे ईश्वरलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये प्रातः काल से एवरी फ्राइडे और टू संडे ये हमारी होती है, मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन 10 बजे से 12 बजे तक की सेवा हमारी होती है और लोग आते हैं और अपना सेवाएं लेते हैं। विकासपुरी का आर्य समाज मंदिर 80 तक ना पैसे होते थे ना ट्रांसपोर्ट होता था, इवन टाइलों की दुकानें तक नहीं होती थी, यूं समझिए। और उस समय में अधिकतम खर्चा जो है वो एक हॉल बना दिया जाता था, लोग बाग किराए पे लेते थे, जो भी उस समय 20-50 रुपए उससे ज्यादा निकलता था। अब हॉल के बारे में बात करते हैं, तब और अब में तो हॉल में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया होगा। देखिए साहब, ये जो हमारे आर्य समाज बहाली रोड का हॉल है, इसका नाम है गिरधारी लाल हॉल। अच्छा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। हमारे आर्य समाज में एक होते थे राजवीर त्यागी जी, यानी यहाँ के होते थे, वो योग विद्या के निपुण माने जाते थे, राजवीर त्यागी जी बड़े अच्छे धनाढ़ लोगों में से एक थे। उस समय क्या होता था, कोई धन का अभाव तो रहता ही था, धन इतना थोड़ी मिलता था, लोग जाते थे 5-5 मंजिलों पे 2-2 मंजिलों पे जाते थे, 10-10 5-5 रुपए इकट्ठे करके लाते। 10 रुपए सर, ये बैठी हुई रेणु त्यागी जी, चंचल बीच माता जी जो है इनको ले जाती थी और 10-10 5-5 रुपए, और शायद ये दोनों बैठा हुआ इसके फादर होते थे जब, उस समय 5-5 7-7 10-10 रुपए, इसके दादा होते थे तो 2-2 रुपए 1-1 रुपया ये दान लिया जाता था। आज तुम 10,000 20,000 50,000 की बात करते हैं ना सर, उस समय तो 1-1 रुपए की वैल्यू थी सर। तो उस समय क्या हुआ कि जब इस हॉल को बना रहे थे हमारे बड़े बुजुर्ग, तो एक राजवीर त्यागी जी होते थे, तो उन्होंने कहा भाई मैं इस हॉल को बना, मतलब इसमें 1 लाख रुपए मैं दे दूंगा, इसका नाम मेरी माता जी के नाम पर रख दो। 80 के दशक में कहा। हाँ, उनकी फोटो लगा दो। तो मैं आपको आर्य समाज के दृढ़ सिद्धांतों के बारे में बताना चाह रहा था कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस बात को ये कह करके अवॉइड किया कि आप 2 लाख भी देंगे 4 लाख भी देंगे तब भी हम आर्य समाज के सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा आप इस वजनदार बात को सुने, जब 10-10 रुपए चंदा आया करता था तब 1 लाख रुपए के लिए मना कर दिया था। तो वो 1 लाख रुपए का जो ऑफर आया था उसको ये कह के ठुकरा दिया। तो मैं इस बात को अपने जीवन में जब तक मतलब जीवित हूँ तब तक इस बात को याद रखूंगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने वैदिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए सर्वत्र न्यौछावर किया है, यानी पैसे का मुंह भी नहीं देखा। पैसे के उस समय की बात कर रहा हूँ जब 1 लाख रुपए की बहुत वैल्यू थी, बहुत ज्यादा था। तो उस समय उन्होंने ये कह करके मना कर दिया कि हम आर्य समाज के सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकते और हम ये पैसे नहीं ले सकते क्योंकि हम आपकी किसी की भी मूर्ति नहीं लगा सकते। उस समय हमारे समाज के जो उस समय संरक्षक होते थे सचदेवा साहब, प्रधान होते थे, पूरा नाम यशपाल सचदेवा जी, उन्होंने उस समय 1 लाख रुपया दिया, उनके फादर ने भी 1 लाख रुपया दिया, तब इसका नाम गिरधारी लाल हॉल। तो ये जो हॉल है इसमें हमारे एयर कंडीशन लगे हुए हैं 3-3 टन के। इसके अलावा यहाँ पर हमारे शादी ब्याह होते हैं, हमारी जो है प्रार्थना सभाएं होती है जिसे आप उठाला कहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा हॉल हमारे पास है। बहुत 250-300 लोगों की कैपेसिटी का हॉल है। बाहर हमने शेड डाला हुआ है, तो उसमें शादी ब्याह उठाले इस तरह की सत्संग, बच्चों के जन्मदिन, बच्चों के रिटायरमेंट जन्मदिन, पार्टियां, इस तरह के हमारे पास 2-3 और हॉल है। मतलब उधर पीछे भी एक हॉल है सीधे तरफ के ऊपर 60 से 70 लोगों की कैपेसिटी का है। ये हमारा 250 से 300 लोगों की कैपेसिटी का है। एक इधर हमारा रूम है, उसमें भी कम से कम हमारे 50-60 लोगों की कैपेसिटी का है। तो हमारे पास स्पेस की कमी नहीं है, हमारे पास दिल बहुत बड़ा है। आर्य समाजियों को किराए पे दिया जाता है। आर्य समाज को बहुत मिनिमम चार्ज लेते हैं क्योंकि हमें चीजें मेंटेन करनी होती है, इसलिए हम चार्ज भी लेते हैं। अगर हम चार्ज नहीं लेंगे तो हमारी चीजें बेकार हो जाएंगी, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बिजली का बिल तो टाइप, बिजली का बिल देना पड़ता है, सारी सुविधाएं देनी पड़ती हैं, तो इसलिए हमें चार्ज भी लेना पड़ता है। तो इस सारी सुविधाओं से लैस आपका आर्य समाज बाहरी रिंग रोड विकासपुर। गैर आर्य समाजियों को भी वो हॉल दिया जाता है। सर आज मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम सिद्धांतवादी लोग हैं, हम मनोभाव पर विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, आर्य समाज के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। बस सिद्धांतों से समझौता नहीं हो सकता है।